स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10:30 बजने वाले हैं और वक्त हो गया उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो आज का दिन काफी अहम है क्योंकि आज ये तय होगा, ये ऐलान होगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किसे राज्यसभा सीट के लिए चुन रही है, किसका नामांकन आगे राज्यसभा सीट के लिए होगा, क्योंकि आज दोपहर तक नाम का ऐलान हो जाएगा। तो राज्यसभा की एक सीट पर उत्तराखंड में किसकी लॉटरी लगेगी, सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई है और कल नामांकन की आखिरी तारीख है। तो ऐसे में अब नाम जारी करने ही होंगे। इसी बीच अभी तक एक निर्दलीय द्वारा नामांकन पत्र यहां पर लिया गया है और कांग्रेस पहले ही बीजेपी को वॉक ओवर दे चुकी है और वो संख्या बल के हिसाब से शायद समझ रही है। तो फिलहाल 5 नाम ऐसे हैं जो पार्टी हाईकमान के पास भेजे गए हैं, केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजे गए हैं और अब इन 5 नामों में से किसके नाम पर हाईकमान अपनी मोहर लगाता है, अपनी सहमति देता है, वो दोपहर तक साफ हो जाएगा। और ये भी कहा गया है कि अगर इन 5 नाम में से किसी भी नाम पर अगर सहमति नहीं बनती है तो हो सकता है कि लिस्ट के बाहर का भी कोई नाम सामने आ जाए। उत्तराखंड से राज्यसभा की एक सीट के लिए मंगलवार को नामांकन की अंतिम तिथि है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है आज दोपहर तक राज्यसभा कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर सकता है। स्टेट बीजेपी ने स्टेट से 5 नामों की लिस्ट पार्टी हाईकमान को भेजी है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय सचिव महेंद्र पांडे, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल, दर्जाधारी कैबिनेट मंत्री नरेश बंसल, पूर्व सांसद बलराज पासी का नाम शामिल है। माना जा रहा है कि यदि पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में 5 नामों में से किसी एक पर सहमति नहीं बन पाती है तो पार्टी हाईकमान किसी चौंकाने वाले नए नाम को भी बतौर कैंडिडेट सामने ला सकता है। कैमरा पर्सन अनिल नेगी के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, जैसे ही नाम का ऐलान होगा आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल अब मुख्यमंत्री के दौरों की बात करते हैं। तो चुनाव को लेकर जो विधानसभा चुनाव 22 में होने हैं, एक्टिव है मुख्यमंत्री, हर जिले का दौरा कर रहे हैं। तो आज नैनीताल के दौरे पर रहेंगे और बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो नैनीताल में आज हिस्सा लेंगे जिन कार्यक्रमों में। और सुबह मुख्यमंत्री तलीताल में 1 करोड़ के से बनने वाले लेक मॉनिटरिंग सिस्टम का लोकार्पण करेंगे, जिसके बाद बीडी पांडे जिला अस्पताल और एटीआई में हुए कामों का भी आज मुख्यमंत्री लोकार्पण करने वाले हैं। वीरेंद्र बिष्ट हमारे सहयोगी नैनीताल से जुड़ चुके हैं इस वक्त। तो वीरेंद्र, जरा बताइए क्या कुछ कार्यक्रम है और कब मुख्यमंत्री आने वाले हैं? देखिए प्रीति, अभी कुछ ही देर बाद जो मुख्यमंत्री प्रदेश के हैं त्रिवेंद्र रावत, वो पहुंचने वाले हैं। हालांकि उनकी व्यवस्थाओं के लिए 754 व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, लेकिन जो यूथ कांग्रेस है वो भी विरोध करने का उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन जिस तरह से आज 1 करोड़ की जो मशीन को लगाया गया है, नई झील का जो वाटर की जो गुणवत्ता है उसकी जानकारी देगा। इससे पहले जो जिला प्रशासन है उन्होंने पूरी झील की एक एनालिसिस किया गया था, उसमें लेक की जो वाटर क्वालिटी है या तमाम शोध किए गए थे, उनका जो परीक्षण अब जाके उसके लिए एक मशीन लगाई गई है जो साल भर आपको एक नतीजे देती रहेगी। इसके अलावा बीडी पांडे अस्पताल में जो नए कार्य किए गए हैं उनका लोकार्पण किया जाना है। इसके अलावा जो एटीआई में ओपन एयर थिएटर है या तमाम जो योजनाओं पर काम हुआ है उनका भी आज शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना है। तो ये कह सकते हैं कि आगे कुछ देर बाद जो मुख्यमंत्री है वो जनता को इन सारे कामों को समर्पित कर देंगे। बिल्कुल। तो वीरेंद्र, आप बता रहे हैं कि थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, तो दौरे पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। तो सारा फोकस अलग अलग जिलों पर है मुख्यमंत्री का, ताकि जनता और जो उनके कार्यकर्ता हैं उनका सही फीडबैक मुख्यमंत्री को मिल सके। वहीं जिलों से लेकर गांव तक जो भी काम हो रहे हैं उसकी निगरानी की भी तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने जिलों के दौरे तेज कर दिए हैं ताकि जनता और कार्यकर्ता के मन की बात जान सकें। सीएम का कहना है तमाम बातें खुले मंच पर नहीं हो पाती और इसीलिए कार्यकर्ता और जनता सरकार को लेकर क्या सोचते हैं ये देखने वो खुद जिलों में जा रहे हैं ताकि सही फीडबैक सामने आ सके। मैंने सभी जनपदों में एक शुरुआत की है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठना, अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करना और रात्रि विश्राम। तो तमाम तरह की बातें जो कई बार बैठकों में नहीं आ पाती हैं, तो जब हम अनौपचारिक रूप से लोग मिलने आते हैं तो कई बातें हमको बताते हैं। उसमें तमाम जो प्रबुद्ध किस्म के लोग हैं वो भी अपनी बात बताने आते हैं, तो उनसे सरकार को एक फीडबैक मिलता है। सरकार के पास अब करीब 1.25 साल का वक्त है। ऐसे में 2022 चुनाव से पहले सीएम ने खुद हर जिले में मॉनिटरिंग का प्लान बनाया है। सीएम के मुताबिक
काम की मॉनिटरिंग जिले से लेकर गांव तक होगी और वो खुद ये काम करेंगे। 4 जिलों में रुका हूँ मैं, सभी जिलों में मेरी योजना है और फिर मेरी ये भी योजना है कि आगे चल करके कुछ गाँवों में जाकर भी मैं फील्ड में जाकर के भी उन गाँवों में जो योजनाएं दी गई हैं वो धरातल पर स्वयं उनका निरीक्षण करने और देखने में जाऊंगा। 2022 चुनाव का पूरा दारोमदार सरकार का मुखिया होने के नाते सीएम के कंधों पर होगा और 13 जिलों की जनता और एक-एक बीजेपी कार्यकर्ता का रोल सबसे अहम होगा। यही वजह है कि मन की बात जानने के लिए सीएम ने जिले से गांव तक जाने का प्लान बनाया है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। तो चुनाव के मोड में पार्टियां आ रही हैं, सरकार आ रही है, तो ऐसे में नए नए मुद्दे भी आपको सुनाई देंगे। फिलहाल कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने अब राज्य में नए जिलों की मांग की है। उनका कहना है कि राज्य में जो इस वक्त 70 विधानसभा उनको भी बढ़ाया जाए, विधानसभा की सीटों को 100 कर दिया जाए, लोकसभा की सीटों को 5 से बढ़ाकर 10 कर दिया जाए, राज्यसभा की सीट की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 कर दी जाए। तो इसके लिए उन्होंने बाकायदा चिट्ठी भी लिखी। उनका कहना है कि जो इस वक्त विधानसभा की सीटें हैं और जो जिलों की संख्या है उससे उत्तराखंड की जो मूल भावना है उसका सम्मान नहीं हो रहा। हमने कहा था कि यहाँ विधानसभाएं 100 होनी चाहिए और उसी तरह से जो लोकसभा क्षेत्र हैं वो 10 होने चाहिए और उसी तरह से राज्यसभा में भी जो है आपने संख्या कम रखी है, कम से कम 5 सदस्य यहाँ से राज्यसभा में होने चाहिए। उससे क्या होता है कि राज्य का जो है वजन बढ़ जाता है। अगर 10 MP होंगे तो उसी तरह से जो है सरकारें राज्य को देखती हैं। तो मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं इंदिरा हृदय जी से निवेदन किया है कि अब 20 साल हो जाएंगे राज्य को पूरे जो है बने हुए, और जिस भावना से राज्य बना था मुझे लगता है कि वो भावनाएं आहत हो रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे 4 धामों की। तो अब क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में उत्तराखंड के चारों धामों के शीतकाल के लिए कपाट बंद होने की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। कोरोना काल में कई तरह की पाबंदियों के बीच शुरू हुई 4 धाम यात्रा के समापन का भी समय आने लगा है। तीर्थ पुरोहितों की गणना के बाद चारों धामों के कपाट बंद करने की तिथि घोषित कर दी गई है और 4 धाम देवस्थानम बोर्ड ने इसका ऐलान किया है। 15 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट सबसे पहले बंद होंगे। दोपहर 12:15 पर कपाट बंद किए जाएंगे। शीतकालीन प्रवास मुखबा में इस दौरान मां गंगा रहेंगी। यमुनोत्री धाम के कपाट 16 नवंबर को बंद होंगे। भैया दूज पर ही हमेशा यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होते रहे हैं। इसके बाद शीतकालीन प्रवास खरसाली में मां यमुना रहेंगी। 15 तारीख को रविवार के दिन 12:15 पे मां गंगा के जो कपाट है श्रद्धालुओं के लिए 6 माह के लिए बंद कर दिए जाएंगे और 12:30 पर मां भगवती की डोली मुख्य मठ के लिए प्रस्थान करेगी। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि भी घोषित कर दी गई है। भैया दूज पर केदारनाथ के कपाट भी बंद होंगे। 16 नवंबर को सुबह 8:30 बजे कपाट बंद किए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को बंद होंगे। दोपहर 3:35 पर शीतकाल के लिए बद्री विशाल के कपाट बंद होंगे। 19 नवंबर भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट बंद किए जा रहे हैं। मौसम बहुत सुंदर है। जो लोग कार्तिक का लाभ लेना चाहते हैं स्वागत है, आइए लाभ लीजिए गाइडलाइन के तहत और आपका स्वागत है। शीतकाल में 6 महीने के लिए कपाट बंद होंगे और पूरी विधि विधान से कार्यक्रम आयोजित होंगे। अब कोविड काल में भले ही शुरुआती दिनों में कुछ कम लोग पहुंचे, लेकिन वक्त के साथ भक्तों की संख्या में इजाफा हुआ और उम्मीद है कि अब आखिरी दिनों में और बड़ी संख्या में भक्त 4 धाम पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कोरोना काल में हालांकि इस बार बहुत ज़्यादा संख्या में लोग नहीं जा पाए उत्तराखंड के बाहर के लोग, लेकिन अब शीतकाल के कपाट यहां पर फिलहाल बंद होने वाले हैं। तो चलिए कोरोना का अपडेट आपको देते हैं। तो कल राज्य में कुल 221 नए मामले सामने आए हैं और इस तरह जो आंकड़ा है वो 60,000 के पार पहुंच गया है। हालांकि एक्टिव केस की बात करें तो इस वक्त 4,400 से कम है। तो 24 घंटे में 9 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान भी गंवाई है और इस तरह से कोरोना की वजह से मरने वालों का कुल आंकड़ा उत्तराखंड में 933 हो गया है और कल के दिन देहरादून में ही अकेले 89 नए मामले सामने आए।
सरकार की नई एसओपी के मुताबिक जो निजी स्कूल हैं बोर्ड क्लासेस के बच्चों को स्कूल बुला सकते हैं, लेकिन नियम और शर्तों का पालन करना ही होगा। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे पेरेंट्स से अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अब इसे जीरो सेशन घोषित किया जाए। स्कूल जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है तो पेरेंट्स बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। तो 170 स्कूलों से जुड़ी एसोसिएशन का कहना है कि स्कूल ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस अलग अलग पढ़ाने के बजाय एक साथ ही पढ़ाएंगे और पेरेंट्स को भी इसका शेड्यूल भेज दिया जाएगा। 5 घंटा बच्चा पेरेंट्स से दूर रहेगा तो क्या स्कूल वाले गारंटी दे रहे हैं कि वो जिस प्रकार से हम लोग अपने बच्चों की देखभाल कर रहे हैं या उनके पीछे हम लोग उनको समझा रहे हैं, क्या स्कूल वाले वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाएंगे? क्या वो गारंटी देते हैं? वो उल्टा हमसे पेरेंट्स से पूछ रहे हैं कि आप साइन करके दीजिए। इसका मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। साइन करके देने का मतलब है कि अगर कल को बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उसको कोरोना का इन्फेक्टेड हो जाता है बच्चा, तो वो लोग तो फिर पल्ला झाड़ लेंगे। जब हमें ये पता चला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं कि दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी, पेरेंट्स को चॉइस मिलेगी, तो फिर हम लोगों ने आपस में एसोसिएशन ये डिसाइड किया कि जब हम पढ़ा रहे होंगे बच्चों को उसी समय हम रिले करेंगे क्लासेस के लिए और माँ बाप को टाइम टेबल बता दिया जाएगा। और खबर कोटद्वार से है, जहां नौकरी ना मिलने से परेशान पदमपुर इलाके के एक 30 साल के युवक ने खुदकुशी कर ली। युवक काफी समय से नौकरी ना मिलने की वजह से डिप्रेशन में था, अवसाद में था और उसने पंखे से लटक कर जान दी थी। लॉकडाउन की वजह से उसकी नौकरी चली गई थी और ये आत्महत्या उसने की है। तो यहाँ लॉकडाउन की वजह से खुदकुशी का ये तीसरा मामला है। इससे पहले भी कोटद्वार में ही 2 और युवक इस तरह का कदम उठा चुके हैं। नोटिया नाम है इसका, पदमपुर का रहने वाला था। तो घड़ी के अंदर इसने फांसी लगाई है। हमारी टीम पहुंची, उसको उतारा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई अभी प्रचलित है। टिहरी बांध की झील से सटे जाखड़ीधार और धौलधार क्षेत्र में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। हैंडपंप खराब है जिसकी वजह से कई जगह जो प्राकृतिक स्रोत हैं वहां से पानी लोग लेते थे, लेकिन इन दिनों वो भी सूखे हुए हैं। तो ऐसे में लोगों को 3 से 5 किलोमीटर पैदल हर रोज पानी ढोना पड़ रहा है। तो ग्रामीणों का कहना है कि भले ही उनके गांव झील से सटे हों, लेकिन यहाँ हमेशा पानी की किल्लत ऐसे ही बनी रहती है। कपड़े धोने जब हमारे बच्चे नहाने के लिए होते हैं तो हम बहुत सारे बिहार नीचे गदना है तो हम वहाँ जाते हैं। बहुत दिक्कत होता है, हम सब पानी चाहिए जरूर, हम बहुत दूर जाना पानी का, पानी व्यवस्था बहुत गंभीर नहीं कि बच्चों को पानी हर की दानी। तो बहुत सारी दिक्कतें पहाड़ी इलाकों की और उनमें सबसे बड़ी दिक्कत कनेक्टिविटी की यानी कि सड़क की भी है। कुमाऊं के पहाड़ी जिलों में मंजूरी मिल चुकी है 568 सड़कों को, लेकिन उसके बावजूद फाइलें अभी विभागों के चक्कर ही काट रही हैं, जिससे लोगों की मुश्किल खत्म होती नजर नहीं आ रही। में सड़क पहुंचाने के बाद ही विकास की पहली सीढ़ी चढ़ी जा सकती है, जिसके बाद गांव का विकास शुरू होता है। लेकिन अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर जिले में 568 सड़कों की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद फाइलें वन विभाग के दफ्तर में धूल फाक रही हैं। हमारे जो है व्रत के 5 वन प्रभागों में कुल 1469 मामले सड़क स्वीकृति प्राप्त हुए थे, जिसमें 901 का निस्तारण हो गया है। शेष 568 में त्वरित से जो है निस्तारण की कार्रवाई की जा रही है। अगर सरकार द्वारा पास हुई सड़कों की बात करें तो अल्मोड़ा में 229, पिथौरागढ़ में 169, बागेश्वर में 112 और चंपावत में 58 सड़कों की फाइलें वन विभाग के चक्कर काट रही हैं। वन भूमि के मामले में सबसे ज्यादा दिक्कत तो क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण वाले जो हमें सीए लैंड की जरूरत होती है उसकी काफी शॉर्टेज है, तो उसकी वजह से कई सारे प्रस्ताव हमारे अटक रहे हैं। पहाड़ के गांव में सड़कें नहीं होने से गांव में तेजी से पलायन हो रहा है। वहीं सड़कें न होने की वजह से कई गांव में मरीजों और गर्भवती महिलाओं को सड़क तक पहुंचाने में ही घंटों का वक्त लग जाता है और इस पर वन विभाग की लापरवाही लोगों को भारी पड़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। स्वागत है ब्रेक के बाद और खबर चमोली से है, जहां भालू के हमले में 2 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। लेकिन लोगों का गुस्सा वन विभाग को लेकर है। उनका कहना है कि बार-बार लगातार वन विभाग को इस खतरे के बारे में जानकारी दी गई, लेकिन उसने वक्त रहते कोई कार्रवाई नहीं की। तो जोशीमठ के मारवाड़ी क्षेत्र में अब जबकि 2 लोग भालू के हमले से घायल हुए हैं, तो लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है।
चलिए और अब आपकी मुलाकात कराते हैं पौड़ी के पास मांडाखाल में रहने वाली पीतांबरी देवी से, जिन्होंने अपनी 15 साल की भांजी को गुलदार के जबड़े से छुड़ाया है। दरअसल उनकी भांजी पर गुलदार ने हमला कर दिया और सीधे जब उसके भांजी को गुलदार ने दबोच लिया, लेकिन पीतांबरी देवी डरी नहीं और जो डंडा उनके पास था उसने लगातार गुलदार के सिर पर वार किया और गुलदार के जबड़े से अपनी भांजी को छुड़ाया है। फिलहाल भांजी का अस्पताल में इलाज चल रहा है और पीतांबरी की इस बहादुरी पर हर कोई इसको सलाम कर रहा है। या मुंह मार दिया उसने गले, हाँ गले में मुंह मारा उसने। तो मैंने हल्ला करा, हल्ला से उसने छोड़ा नहीं। हाँ। मेरे पास इतनी मोटी डंडी, हाँ। डंडी से जब मैंने उसके सिर में लगाया 2-3 डंडी, हाँ। तब उसने मुंह से करके छोड़ा उसने। इधर को सुन, इधर को चले गया वो, झाड़ियों में। हाँ झाड़ी में चले गया वो। तो उसके बाद आपने डंडा मारा उसको? हाँ डंडा मारा मैंने उसको, 4-5 डंडे मारे। 4-5 डंडे मारे। चलिए फिर से बात करेंगे हम राजनीति की। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगते रहते हैं और कई बार कुछ भाषा की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखा जाता। फिलहाल रुद्रप्रयाग से विधायक भरत चौधरी, जिन्होंने पूर्व मंत्री मातबर सिंह कंडारी को मस्करी करने वाला कॉमेडियन बताया है। विधायक चौधरी ने पूर्व मंत्री को हास्य कलाकार बताया और उनकी तुलना रामपाल यादव से की है। दरअसल हाल ही में पूर्व मंत्री मातबर सिंह कंडारी ने रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी पर उनके समय में हुए विकास कार्यों का श्रेय लेने का आरोप लगाया था, जिसके बाद अब ये बयान आया है। से मस्खरा शब्द उनकी उम्र को और उनकी वरिष्ठता को देखते हुए उचित नहीं होगा, इसलिए मैं कॉमेडियन शब्द इस्तेमाल करना चाहूँगा। बहुत अच्छी कॉमेडी उन्होंने की। मुझे उनको देख करके जैसे हिंदी सिनेमा में रामपाल यादव की याद आती है, तो बिल्कुल उसी तर्ज पे वो बहुत अच्छी कॉमेडी कर रहे हैं। चंपावत जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से एबट माउंट में बने रिजॉर्ट हट सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। हिमालयन दर्शन के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम ने इनको बनाया तो था, लेकिन ये 7 हट 4 साल पहले करोड़ों की लागत से बने थे। आज भी इसका उद्घाटन नहीं हो पाया, यानी कि सोचिए 4 साल में ऐसे ही ये जो हट है वो खराब हो रहे हैं। वहीं पर्यटन विभाग कह रहा है कि मामला शासन स्तर पर लंबित है। तो उत्तराखंड के बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के